Hello students, my name is Surbhi Tiwari. Welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वन शॉर्ट वीडियोस फॉर फिजिक्स. ओके, क्लास 10th का टॉपिक होने वाला है. तो क्लास 10th का पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे. दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस. दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस किसकी होती है? स्फेरिकल मिरर्स की. तो हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारी चीज़ों को जिसकी मदद से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो ये वीडियो ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें हम वो सारी ही चीज़ें कवर करेंगे, सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं. क्लियर है? डिटेल्ड वीडियो के लिए भी आप स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. क्लियर है? दैट मीन्स कि डिटेल्ड वीडियो जो है इस चैप्टर का वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा. क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1, दैट इज रिफ्लेक्शन बाय लाइट ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस. अब रिफ्लेक्शन, इस वर्ड को हम पढ़ें उसके पहले ज़रूरी है कि एक बार हम रिकॉल कर लें कि लाइट क्या होती है. लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये चीज़ हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. लाइट एनर्जी है. दैट मीन्स जिसकी मदद से हम कुछ ना कुछ चीज़ कर पाते हैं. जैसे कि खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसके कारण हम हमारी जो बॉडी है वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है. मतलब कि चल पाती है, घूम पाती है, हम सो पाते हैं, चीज़ों को महसूस कर पाते हैं. ये सारी चीज़ें एनर्जी के कारण होती हैं. अब एक एनर्जी जिसकी मदद से आप चीज़ों को देख पाएँ वो होती है लाइट एनर्जी. लाइट कहाँ से हमें मिलती है? लाइट का जो एनॉर्मस सोर्स है वो है हमारा सन. सन की मदद से हमें लाइट मिलती है. और किससे मिलती है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है. कौन कौन सी है? तो भाई रात में कभी जुगनू को देखिएगा, उसमें भी आपको लाइट का एहसास होता है कि कुछ चमकती हुई सी चीज़ दिखाई देती है. या फिर अपन मेन मैड चीज़ों को देखें जो हमने बनाई हुई हैं, जैसे कि लाइट्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, ये सभी क्या है? लाइट के सोर्सेस हैं. बात ये होती है कि लाइट चलिए हमें मिल रही है, हम चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं? तो जो लाइट है वो एनर्जी का फॉर्म है और कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है. क्लियर है? ये जो लाइट है जो कि बहुत सारी रे का कॉम्बिनेशन है, जब ये लाइट की रे किसी चीज़ पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है. अब रिफ्लेक्ट यहाँ से देखें, है ना, मैंने क्या बोला? अगर किसी चीज़ पर जाकर के लाइट रे पड़ती है, जाती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और फिर रिफ्लेक्ट होती है और हमें हमारी आंखों तक पहुँचती है और अगर वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि लाइट एनर्जी ने अपना यहाँ पर काम कर लिया है. ठीक है? तो लाइट क्या है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो कैसे देख पाते हैं? तो जब लाइट की जो रेज है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं और बाउंस बैक होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं. इस फिनोमेना को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. तो इस चैप्टर में हमें इस रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ना है. ठीक है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called the reflection of light. Reflection of light का क्या मतलब होता है? तो जब भी कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, ठीक है, और बाउंस बैक मतलब कि जैसे कि कैसे समझें आप? एक फुटबॉल है आपके पास और आप सामने एक बॉल है ना, आप खेल रहे हैं. आपने क्या किया? बॉल को, उस फुटबॉल को बॉल तक पहुंचाया. तो क्या होता है? वो वहां पर जाएगी और टच करके वापस आती है. तो ये क्या होता है? बाउंस बैक हो जाना, है ना, एक तरीके से वापस आती है. ठीक है? तो ऐसा ही जो कॉन्सेप्ट है कुछ समवॉट उससे और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा स्पेसिफिक लाइट रे के साथ में होता है. तो जब लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो बाउंस बैक होकर के रिटर्न पाथ को लेकर के वहीं वापस आने की कोशिश करती है. और अगर अपन खड़े हुए हैं तो रिफ्लेक्शन की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ठीक है? तो लाइट रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम द सरफेस.
है ना। अब देखिए ये वाली जो डेफिनेशन है ये हमें हर जगह देखने को मिल जाती है कि स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर जब लाइट की रे आती है और बाउंस बैक हो जाती है तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ये बताना कि जब लाइट रे किसी भी चीज़ पर इंसिडेंट होती है, किसी भी चीज़ तक पहुंचती है और बाउंस बैक होती है, ठीक है, तो इनमें एक बात का हमें ध्यान रखना है कि मीडियम जो है वो सेम होना चाहिए। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे ये क्या है रे, मैं बताती हूँ। मतलब कि जो रे आपकी ऑब्जेक्ट पर पहुंच रही है और जब बाउंस बैक हो रही है तो ये दोनों ही रे एक ही मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। अब मीडियम का क्या मतलब होता है? मीडियम जैसे कि मॉडरेटर का काम करे, है ना। मॉडरेटर का क्या काम होता है? जैसे कि अगर हमें किसी एक बड़े पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति से मिलना है तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले उनके पीए से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो पीए फिर हमारी बात उस बड़े व्यक्ति तक पहुंचाता है। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों में वो मॉडरेटर हमारी हेल्प करता है। उसी तरीके से लाइट के ट्रेवल के लिए, लाइट के ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम बहुत ज़रूरी होता है। अब ये मीडियम क्या क्या हो सकता है? तो भाई हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है, एयर मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है। क्लियर है? तो ये जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो वही लिखा हुआ है कि व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, अब एक ही मीडियम में वापस आना चाहिए सरफेस से। अब इस सरफेस का क्या मतलब है? तो भाई लाइट मान लीजिए यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ पर एक वुडन का पीस रखा हुआ है, ठीक है, यही मीडियम है, वुडन के पीस पे गई या किसी भी स्मूथ सरफेस पे गई, मान लीजिए कि ग्लास है, ठीक है, इस लाइट रे आई, ग्लास पर पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है? तो ये जो आपकी पॉलिश्ड सरफेस है ना, ग्लास मतलब नीचे से पॉलिश्ड होना चाहिए। तो जब इस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये जो पॉलिश्ड सरफेस जिसके थ्रू वो बाउंस बैक हुई है उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये मीडियम को बीच में से तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो when a ray of light falls on any object is it return back in the same medium from the surface। तो भाई एग्जाम में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं कि when a ray of light approaches any object or any स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक। जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पर पहुंचती है और फिर बाउंस बैक हो जाती है तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आप ये लिख सकते हैं कि फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट इज नेसेसरी दैट द light ray which is falls on any object and when it is returned back the medium should be same। तो मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो चलिए, ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये चीज़ हमने यहाँ से बता दी। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। जब आप किसी भी चीज़ में साइंस को लेकर के आ जाते हैं, है ना, अब हमें ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट रे आई, वहाँ से बाउंस बैक होके हम चली गई, ये रिफ्लेक्शन है ना। अब इसके कुछ लॉ होते हैं, इनको स्टडी किया गया है लाइट रेस को, तो कुछ लॉ निकल करके आए जिनसे हमें क्या समझ में आया कि पहला लॉ, ठीक है, या पहला केस या जिस चीज़ को अपन ने जब स्टडी किया तो पहला लॉ हमें क्या मिला? द इंसिडेंट रे दैट द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल। ठीक है, अब इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये सभी मैं आगे बताती हूँ। आप ये मानिए कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये सभी एक ही प्लेन पर होगी। मतलब जब अपन इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सबका ये जो इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इसे ड्रॉ करेंगे, एक सेम प्लेन में ये होती है। ठीक है, पहला पॉइंट याद रहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड लाई इन अ सेम प्लेन। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लिखा हुआ है? एंगल। ठीक है, मतलब किसी एंगल की बात कर रहे हैं जो कि कोई रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे बना रही है। तो जी हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे बनाती है, ठीक है, इस एक्सिस के साथ में, इस प्लेन के साथ में, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जिस एंगल से ये इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, आप इंसिडेंट रे अब आपको समझ में आई गई होगी, वो रे जो कि ऑब्जेक्ट पर तक पहुंचती है,
उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे क्या करती है, ये इंसिडेंट रे जिस एंगल से आती है, मान लीजिए ये है थीटा आई इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 30 हमने मान लिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल को बना करके होगी, 30 ही बना करके होंगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थीटा आर। ओके, तो इसीलिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या कि जिस एंगल से इंसिडेंट होगी रे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये दोनों लॉ हमें याद रखना है, इन्हें ही कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस सिंपल है, आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा दीजिए और ये हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चल, अब बारी आती है कि भाई इंसिडेंट रे क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें। रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा अगर हमें पूछने के लिए डिटेल में, तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें। तो द रे लाइट विच फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब वो रे ऑफ लाइट जो कि पॉलिश्ड सरफेस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से पहुंच रही है, ठीक है, इसे क्या हो रहा है, इंसिडेंट होना, ठीक है। तो इस रे ऑफ लाइट को आप क्या कहते हो, इंसिडेंट रे। तो मतलब जो पॉलिश सरफेस तक पहुंच रही है और जो पॉलिश्ड सरफेस से बाउंस बैक होकर के जा रही है, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे रिफ्लेक्टेड रे। तो the ray of light which gets reflected from the polished surface is called the reflected ray of light, ठीक है। आप इसको और प्रिसाइज करने के लिए ये भी लिख सकते हो कि the light ray which bounces back, ठीक है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। या फिर आपके नाम से मैच करें तो आप क्या लिख सकते हो, द रे ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस। जो इंसिडेंट होती है उसे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्टेड रे कहते हो। नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, कोई अलग रे है क्या, नहीं। द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन सरफेस से राइट एंगल पर, ठीक है, ये आपकी सरफेस है रिफ्लेक्शन सरफेस, इससे राइट एंगल पर ये जो आप लाइन ड्रॉ करते हो उसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। द नॉर्मल इज अ लाइन, ओके। नॉर्मल क्या है, एक लाइन अपन ने बनाई हुई है जो कि आपके रिफ्लेक्शन सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है, ओके। द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्शन सरफेस। क्लियर हो गया? तो भाई ये सारे चीजें बहुत जरूरी है जानना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। हम आगे बढ़े उससे पहले, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, इसकी मदद से हम कई बार चीज़ों को एकदम क्लियर देख पाते हैं। जैसे अगर सबसे अच्छा एग्जांपल आपको रिफ्लेक्शन का समझना है तो आप डेली उसका यूज़ करते हो, आपका प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब जो हमारे घर में मिरर लगा होता है ना, वो प्लेन मिरर होता है। इसमें जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है वो पूरी की पूरी बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये एक कैसा सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा रेगुलर सरफेस कहलाता है ये, ठीक है। तो इसमें आपको चीज़ें क्या होती है, पूरी क्लियर दिख पाती हैं। लेकिन कई बार आपको चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, प्रॉपर नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है। जो पॉलिश्ड सरफेस होती है, जो स्मूथ सरफेस होती है जैसे कि मिरर, तो ये कैसी होती है, रेगुलर सरफेस, इसलिए अपने को उस पर रिफ्लेक्शन कैसा दिखाई देता है, उसका रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर दिखाई देता है। लेकिन अगर इर्रेगुलर सरफेस है, मतलब कि बिल्कुल क्लीन नहीं है, तो आपको कैसा दिखाई देगा, अच्छे से नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे वुडन के टेबल पर माइका चढ़ाते हैं, है ना, माइका की शीट लगाते हैं, उसमें हमें रिफ्लेक्शन तो दिखता है, हम हमारा चेहरा देख पाते हैं, बट क्या जैसे हम मिरर में देख पाते हैं वैसा ही दिखता है, नहीं। तो अब कॉन्सेप्ट आता है रेगुलर सरफेस का और इर्रेगुलर सरफेस का और उनके रिफ्लेक्शन का। तो रेगुलर सरफेस और इर्रेगुलर सरफेस तो आप समझ गए, ठीक है। इर्रेगुलर मतलब सरफेस नहीं होती, स्मूथ सरफेस होती है, और एक आपकी स्मूथ सरफेस नहीं होकर के इर्रेगुलर सी सरफेस होती है। क्लियर है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पर मिलेगा आपको, स्मूथ सरफेस पर, और इर्रेगुलर सरफेस पे आपको कैसा रिफ्लेक्शन मिलेगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो टाइप इसी के हिसाब से हमने दो टाइप के रिफ्लेक्शन बनाए, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो देखो हर जगह होगा, जहां लाइट रे इंसिडेंट होती है वहां पर वो रिफ्लेक्शन करेगी। जितना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा उतना अच्छा इमेज आपको उस चीज पर दिखाई देती है।
तो इसके हिसाब से हमने दो टाइप के रिफ्लेक्शंस को देखा। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ बीम ऑफ parallel light ray is incident on a smooth and plane surface, the reflected ray will also be parallel। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें जो रिफ्लेक्शन है या जो इमेज दिखाई देती है वो बहुत क्लियर दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट रे उस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, जितनी भी पैरेलल लाइट रेज उस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट होती है। तो जितनी चीज ऐसी आई और रिफ्लेक्ट हो गई तो पूरी की पूरी हमें दिखाई देती है, इसलिए जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्रॉपर होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का कैसे डेफिनेशन देंगे या कैसे समझेंगे? तो व्हेन अ पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इट रिफ्लेक्टेड इन अ पैरेलल फॉर्म, या फिर वो पैरेलल ही उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे? आप उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहोगे। क्लियर है? तो व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ and plane surface, the reflected ray will also be parallel। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बीम ऑफ लाइट आती तो पैरेलल है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होती है तो यहां वहां दूसरी तीसरी डायरेक्शन में पहुंच जाती है। ठीक है, इसलिए इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें हमें इमेज जो है वो प्रॉपर नहीं दिखाई देती है। जैसे कि जब भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि वुडन के ऊपर माइका लगा हुआ है, या फिर एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आप कभी किसी ऐसी नेचुरल प्लेस पर गए होंगे जहां पर पानी भरा हुआ है और साइड में पहाड़ है, तो आप उस पहाड़ की इमेज को उस पानी पर देख पाते हो। क्लियरली कब तक देख पाते हो? जब तक कि क्या नहीं होता, उस पानी में वेव्स नहीं आती। क्लियर वाटर में तो आपको इमेज अच्छी तरीके से दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कोई पत्थर को ड्रॉप करते हो, स्टोन को ड्रॉप करते हो, तो क्या होता है? वेव उठना चालू हो जाती हैं और फिर जो सरफेस स्मूथ थी अब वो क्या हो जाती है? इर्रेगुलर हो जाती है। इस तरह की वेव उसमें प्रोड्यूस हो जाने के कारण। तो जब इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा तो वो कैसा दिखाई देगा? क्या आपको क्लियर इमेज दिखाई देती है? नहीं। ठीक है, तो यही आपका एग्जांपल है किसका? रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो व्हेन पैरेलल लाइट रेज fall on a rough surface, all the rays of light are reflected in all possible different। पॉसिबल का मतलब कि सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूज्ड एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम इसे एक और वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज डिफ्यूज्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत आसान है। रिफ्लेक्शन को समझना तो दो टाइप के हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे मिलेगा? स्मूथ सरफेस से, और इर्रेगुलर सरफेस से हमें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। चलिए, तो यहाँ तक हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब मैंने आपको बता दिया कि जो रिफ्लेक्शन है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन आपको किस पे मिलता है। तो अगर बात आती है रिफ्लेक्शन की, तो हमें लाइट के केस में पढ़ना पड़ता है फिर मिरर्स को, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन देखेंगे वो तो सबसे अच्छा किस पे दिखेगा हमें, और सबसे अच्छी स्मूथ सरफेस किसकी होती है? मिरर की। तो इसलिए जब भी हम लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें स्फेरिकल मिरर्स और इन सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है इन सरफेसेस से प्रॉपर होता है और फिर हम लाइट की स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में चलिए अब शुरू करेंगे मिरर को पढ़ना। तो मिरर कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। वन मोर टाइप एक और होता है, बट वो हमें अभी नहीं देखना है। अभी हमें सिर्फ प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? तो जैसा हमें पता है कि जो हम रेगुलर हमारे रेडी होने के लिए घरों पर जो मिरर का यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप किसी शॉप पर जाएं, ठीक है, तो आप देखते हो कि जो मिरर लगा हुआ है वो आपका कौन सा है? प्लेन मिरर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मिरर्स होते हैं जो हमारे प्लेन मिरर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप शेविंग करते हैं तो आपके पास एक मिरर होता है ना? आप उसको पास से देखते हो तो आपको बहुत बड़ा सा चेहरा दिखता है, एक एक बाल जो है बियर्ड का वो आपको क्लियरली दिखाई देता है। या जो लड़कियां मेकअप करती हैं वो जब यूज़ करती हैं तो उनका चेहरा बहुत बड़ा सा उसमें दिखाई देता है ना? एक मिरर वो होता है जो कि हमारे गाड़ियों की ग्लासेस में लगा होता है, मतलब गाड़ी में लगा होता है ना? उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे प्लेन मिरर को हमने रख दिया तो क्या होगा? प्लेन मिरर रखा हुआ है तो बस आप ही दिखोगे उसको, और पीछे जितना डिस्टेंस पे कोई इमेज दिख रही है, पीछे का ऑब्जेक्ट, तो वो दिखाई देगा।
लेकिन जो आपके गाड़ी में लगा होता है उसमें क्या होता है, पीछे का पूरा रोड में कौन सी गाड़ी आ रही है, कहाँ से आ रही है, सब कुछ दिखाई देती है कि नहीं। तो मतलब कि मिरर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक तो प्लेन मिरर होता है, और जिनकी हम बात कर रहे हैं ना कि आप जिसमें से अपना बहुत जूम्ड फेस देख पाते हैं और जिसमें आपको पूरा पीछे का बैकग्राउंड दिखाई देने लग जाता है, तो ऐसे मिरर्स को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्लियर है। तो हमें दो टाइप के मिरर पढ़ने होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो अब इनकी जब स्टडी की गई तो हमें पता चला कि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट आप हो अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, और इमेज क्या है जो आपको मिरर पर दिखाई देती है। ठीक है। अब प्लेन मिरर के साथ क्या होता है, प्लेन मिरर में मान लीजिए कि आप मिरर से 2 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है। तो मिरर के अंदर भी जो आपकी इमेज दिखेगी ना, वो भी कैसे दिखेगी आपको, 2 मीटर दूर। ठीक है। किस तरह से, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर बॉटल मैंने कहाँ रखी हुई है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जब ये इमेज है ना, ये क्या है, ये आपको मिरर में दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये जो मिरर है उसमें आपको ये इमेज भी कहाँ दिखाई देगी, 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही दिखाई देगी। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। दूसरी चीज, जितना बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज आपको प्लेन मिरर पर दिखता है। अब आप देखिए कि अगर आपको फुल अपना बॉडी देखना है, ठीक है, पैर से लेकर के हेड तक, तो आपको क्या करना पड़ता है, घर में अगर आपको बड़ा पूरी बॉडी अगर आपको अच्छे से देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा सा मिरर लगाना पड़ता है और प्रॉपर डिस्टेंस पर खड़ा होना पड़ता है ताकि आपका पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो इमेज पर दिखाई दे पाए। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज जो है वो हमें मिरर पर दिखाई देता है। अगर छोटा सा मिरर है ना, तो उसमें क्या हमें चीज दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, हमें डिस्टेंस बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर हमें इमेज मिलती है ना। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्लेन मिरर पर जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है। पहली बात, सेम साइज। ठीक है। इमेज का साइज सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है। एंड थर्ड चीज क्या, थर्ड चीज ये कि जो इमेज इसमें बनती है वो वर्चुअल होती है। अब ये वर्चुअल का क्या मतलब है, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कि अगर कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जिनका हम जो रिफ्लेक्शन है या फिर जो इमेज है वो अगर मैंने पीछे पेपर रख दिया है, कैंडल रखी है, यहाँ पर रखा है मिरर और यहाँ पर मैंने पेपर लगाया, तो पेपर वो कैंडल की जो इमेज है वो दिखाई देने लगती है। तो मतलब हम उसको स्क्रीन पर, पेपर पर ऑब्टेन या कपड़े पर ऑब्टेन कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, वो रियल इमेज होती है। लेकिन प्लेन मिरर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं इसके बीच में स्क्रीन लगा दूँ, एक पेपर लगा दूँ यहाँ कहीं, तो क्या होगा, इमेज मुझे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या कि जिस इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो वो इमेज हमारी वर्चुअल इमेज होती है। तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। सेम डिस्टेंस पर सेम साइज की इमेज आपको इसमें दिखाई देती है। क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मिरर में हमें लेटरल इन्वर्जन मिलता है। ठीक है। क्या मिलता है, लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब कभी कभी आप करते हैं ना, आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। ठीक है। क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है। राइट हैंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, अल्फाबेट्स आपको कुछ उल्टे दिखाई देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं आप, लेटरल इन्वर्जन। तो ये 4 पॉइंट आपको प्लेन मिरर के लिए ध्यान रखना है बस, और एग्जाम में पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये तो था आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, एक छोटा सा हम इसे रे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। अब कई बच्चों को लगता है रे डायग्राम है, बाप रे क्या पढ़ना है इसमें। तो रे डायग्राम में कुछ नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे को डिजाइन करके हम ये समझते हैं कि इमेज कैसी बन रही होगी, है ना। हम थ्योरेटिकली इस सारी चीज़ों को एक रे डायग्राम की तरह एक लाइट रे की मदद से उसे ड्रॉ करते हैं। लाइट रे का मतलब क्या, देखो
मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने किससे बनाया हुआ है, यहाँ पर एक एरो से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। अब इमेज बनाने के लिए ना देखो, हम ऑब्जेक्ट हैं, अब हम पे लाइट रे आ रही है, चारों तरफ से आ रही है, यहाँ से मतलब बहुत सारी जगह बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं। लेकिन हमें स्टडी करना है तो हम ये इतनी सारी इनफाइनाइट लाइट रेस को तो स्टडी करेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, 2 लाइट रे को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि 2 लाइट रे की मदद से जहाँ पर भी वो 2 लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेंगी, वहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा आगे और अच्छी तरीके से क्लियर करूँगी मैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो एक लाइट रे जो है वो इस तरह से जा रही है, एक लाइट रे जो है वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब जैसे अपन किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही हम रे डायग्राम को जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, एक एक्सिस। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो, उसी तरीके से अपन यहाँ पर एक एक्सिस बनाते हैं जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो जाता है आपका मिरर, बीच में क्या आ जाएगा आपका मिरर। अब जब स्फेरिकल पढ़ोगे तो उसमें अलग आपके स्फेरिकल मिरर्स आ जाते हैं, यहाँ पर प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ, अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम ले लेते हैं इंसिडेंट रे, और एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं जो कि इस मिड पॉइंट से जाता है, जिसको अपन कहते हैं पोल, ठीक है। तो अब 2 रूल याद रखिए कि अगर रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, तो वो हमेशा किससे होकर के जाती है, तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। और अगर ये जो इंसिडेंट रे वो पोल पर जाती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो वो आगे अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बट अब देखिए कि प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या होती है आपकी इसमें, वैसे तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना वो हम स्फेरिकल मिरर के केस में बहुत अच्छे से समझेंगे, बट आप अभी ये मानिए कि जो इंसिडेंट जैसी इंसिडेंट हो रही है वैसे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर पैरेलल है तो, ठीक है। यहाँ से आई, यहीं से वापस चली गई। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट पे जा रही है तो उसी एंगल के साथ क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें ये सारी इमेज कहाँ मिलती है, मिरर के अंदर मिलती है। मतलब कि हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे मिलती है, तो कैसे अपन डिज़ाइन करें, ये तो कहीं भी नहीं मिल रही दोनों रे, ये यहाँ निकल गई और ये वापस ऐसे चल गई, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं और इसे यहाँ एक्सटेंड कर लेते हैं। तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज आपको यहीं मिलेगी। देखिए डिस्टेंस अभी तो मैंने रफली डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस बिल्कुल सेम ही मिलेगा। क्लियर है। तो भाई प्लेन मिरर के केस में बहुत सारी चीज़ें ये है, पहली द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, जो इमेज आपको मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। इमेज इज इरेक्ट, एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है इरेक्ट, इरेक्ट का क्या मतलब होता है, सीधा। ये देखिए कई मिरर में ना हम उल्टे दिखाई देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कैसे दिखाई देंगे, सीधे दिखाई देंगे। ओके, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप क्या होगा कि इमेज का जैसा साइज होगा वैसा ही हमें ऑब्जेक्ट का साइज इसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फोर्थ और लास्ट है कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये हम चीज अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। चलिए, तो प्लेन मिरर किससे रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि स्फेरिकल मतलब कि स्फेयर से बना हुआ होगा, तो जी हाँ, ये स्फेयर की मदद से बने हुए होते हैं। कैसे बने हुए थे, जो थोड़ी बस 2 मिनट दीजिए बताती हूँ, बट हम इससे पहले देख लेते हैं इसके टाइप्स। स्फेरिकल मिरर जो है ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कितने तरीके के होते हैं, 2 टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सबसे पहले तो आप यही बात याद रखिए, स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब बारी आती है कि ये बने होंगे कैसे। तो स्फेरिकल मिरर मतलब एक स्फीयर से बने हुए, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल देखा और ये देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे हुए होंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि आपको कैसे मिरर दिखाई दे रहे हैं। अब देखो एक मिरर आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें ऐसी केव जैसी बनी हुई है ना, गहरा है, मतलब कि आपको जो भी इमेज दिखेगी वो कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी,
ठीक है। ये जो हमने लाइंस बनाई होंगी ये क्या शो करती हैं कि ये सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, कैसी सरफेस है ये, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक, और ये सरफेस कैसी है, जहां पर हमें इमेज दिखाई देती है। तो ऐसा मिरर जिसमें कि अंदर वाला पार्ट जो है, ऐसा गहरा पार्ट, गुफा की तरह वाला पार्ट जिस इमेज दिखाता है उसे हम कॉनकेव कहते हैं। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये पीछे का पोर्शन इसका पॉलिश्ड। ठीक है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और वो मिरर जिसमें ये जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, उठा हुआ जो पोर्शन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें आप उभरे हुए पोर्शन में जिसमें अपनी इमेज देख पाते हो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और जो गहरा पोर्शन होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, इस स्पून को देखिए। ठीक है, ये हमने आपके लिए इमेज बनाई हुई है। आप घर में उस स्पून का यूज तो करते ही होंगे। जब आप स्पून को उल्टा करते हो तो देखते हो कि आपकी इमेज कैसी दिखाई देती है, सीधी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, सीधी दिख रही है इमेज और पीछे की सारी चीजें उसमें दिख रही हैं, है ना। सब थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही क्योंकि पीछे हॉल बड़ा है लेकिन वो एक छोटे से चम्मच में दिखाई दे रहा है ना। अब देखो ये क्या है, केव। जो सामने वाला फ्रंट वाला हिस्सा होता है आपके स्पून का, ये केव के समान गहरा होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या दिखाएगा आपको कि मेरी इमेज जो है, बैठे तो सीधे हूँ, उल्टा तो बैठी नहीं होंगी, सीधी ही हूँ, लेकिन मैं इसमें कैसे दिखाई दे रही हूँ, उल्टी, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं। और ये कैसे डिजाइन हुए होंगे, तो ये हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, उसको हमने इस स्फेरिकल ग्लास लिया और उसे बीच में से कट कर दिया। ठीक है, तो हमें दो पार्ट मिल गए कुछ इस तरह से। अब हमने इसके बाहर और इसके अंदर कलर पेंट कर दिया, तो इससे बन गया हमारा कॉनकेव मिरर जिसे कन्वर्जिंग मिरर, और ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो मिरर्स हैं वो कहाँ कहाँ देखे होंगे आपने लगे हुए, तो आपने देखे होंगे आपके रेयर व्यू मिरर में, आपके कार के, या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल के पास अपने जो लगे हुए होते हैं मिरर, जिसमें कि आपको पूरा बहुत बड़ी सी रोड, जिसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ लगा हुआ एक मोड़ है, यहाँ पर वो ग्लास लगा हुआ है, तो वहाँ दूर से कौन सी गाड़ी आ रही है वो दिखाई दे जाती है। या फिर आपके लिए जैसे मैंने भी एग्जाम्पल बताया कि जब शेविंग करते हैं, मेकअप करते हैं, उस टाइम पर जो आप मिरर का यूज़ करते हो, तो वो सभी कौन से होते हैं, वो सभी आपके स्फेरिकल मिरर ही होते हैं। अब जैसे प्लेन मिरर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज कैसी होती है, सेम साइज की होती है, वर्चुअल होती है, डिस्टेंस सेम मेंटेन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो स्फेरिकल मिरर में भी होती हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की ही प्रॉपर्टीज हम देखते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले अगर कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात की जाए, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल क्या है, आपके स्पून का पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, जो आप जिसको ऐसा मोड़ करके जो देखते हैं, जो उठा हुआ पोर्शन जो आपको दिखता है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो उसमें आपको सारे ही केसेस में क्या मिलेगा, आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी और बहुत ही डिमिनिश्ड मिलेगी। कैसी मिलेगी, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इरेक्ट मतलब कि सीधी इमेज ही मिलेगी, डिमिनिश्ड मतलब कि क्या होगी, छोटी इमेज मिलेगी। जैसे कि अब देखो हम तो बहुत बड़े हैं लेकिन उस स्पून में हम पूरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये पीछे जो हॉल है वो भी दिखाई दे रहा है। तो है इतना बड़ा हॉल लेकिन छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, इस स्पून के अंदर दिखाई दे रहा है। तो डिमिनिश्ड इमेज का क्या मतलब होता है, एकदम छोटी इमेज जो कि लगभग गायब ही होने वाली हो। ठीक है, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और ये कहाँ बनती है, मिरर के पीछे की तरफ बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है, मिरर के पीछे की तरफ। तो इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे अपन इसे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है ये आगे समझते हैं, बट आपको ये पॉइंट अभी याद रखना है। अब द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो उसमें हर केस में आपको कैसी इमेज मिल रही है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। बट कॉनकेव, केव क्या है, गुफा है। गुफा में आप बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी क्योंकि गहरी है गुफा। ठीक है, बहुत सारा सामान उसमें मिल सकता है। तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें हमें कैसी कैसी इमेज मिल सकती है,
इरेक्ट, इन्वर्टेड, सीधी भी मिलेगी और इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी भी दिखाई देगी, डिमिनिश्ड भी दिखाई देगी मतलब छोटी सी भी दिखाई देगी, मैग्नीफाइड मतलब बहुत जूम्ड इमेज भी दिखाई देगी, बिहाइंड द मिरर एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो भाई बिहाइंड द मिरर तो हमें हर चीज में इमेज दिखाई देती है, जैसे प्लेन मिरर में भी हम देख रहे हैं, इन दोनों में भी हमें बिहाइंड द मिरर दिख रही है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो मिलेगी वो कैसी होती है, स्क्रीन पर ऑब्टेन करने वाली, ठीक है। तो भाई इसमें हमें बिहाइंड द मिरर भी मिलेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी मिलेगी, और ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करेगी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये सभी किस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस पर ये अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें किस में आ सकती हैं, कॉनकेव में। बहुत सारे केसेस किसके होंगे, कॉनकेव मिरर के होंगे। तो अलग अलग डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट की अलग अलग तरीके की इमेज दिखती है। 2 पॉइंट याद हो गए। पहली चीज तो हमने साइज ऑफ इमेज के बारे में पढ़ लिया दोनों का। अब आगे चलते हैं। द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 वर्ड का यूज किया था, रियल और वर्चुअल, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो रियल इमेज क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, अभी हम समझे थे। फिर होता है द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। अब ये अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाए या आपको याद ना रहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं वो रियल इमेज है, और जिसको स्क्रीन पर हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं वो हमारी वर्चुअल इमेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, रियल इमेज कभी नहीं मिलती। यहां से हमने 2 पॉइंट क्या देखे थे, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है और बिहाइंड द मिरर मिलती है। फिर उसके बाद क्या इमेज मिलेगी, ऑलवेज वर्चुअल। बहुत जिद्दी सा होता है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ को पकड़ के चलता है, बस उसी पर काम करता है, ठीक है। मतलब कि इरेक्ट है, इरेक्ट ही रहेगी, डिमिनिश्ड होगी तो डिमिनिश्ड ही रहेगी, बिहाइंड द मिरर है तो बिहाइंड द मिरर ही मिलेगी, और दूसरी चीज़ क्या, वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। लेकिन कॉनकेव क्या है भाई, बहुत गहरा है, वो अपना बहुत सारी चीज़ें अंदर लेता जाता है, तो उसने अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग इमेज भी बना दी। और अब देखो कि इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर कैन बी रियल एज वेल एज वर्चुअल। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट ना हम इसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको भाई एग्जाम की तैयारी करनी है तो फटाफट से याद रहें चीज़ें तो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए, तो अगर कॉनकेव की बात करें तो आपको साइज कैसा मिलेगा, डिमिनिश्ड भी मिल सकता है और मैग्नीफाइड भी मिल सकता है, ठीक है। बहुत लार्ज पॉइंट साइज सेम भी मिल सकता है, ठीक है। और इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट भी इमेज मिल सकती है, इन्वर्टेड भी इमेज मिल सकती है, ठीक है। अब अगर और बात करें, और इसमें क्या है, इसमें भाई आपको रियल भी इमेज मिलेगी एंड वर्चुअल भी मिलेगी। ऑल डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा कुछ नहीं करता है, वर्चुअल बना देगा, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, और क्या करेगा, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, और क्या प्रॉपर्टी है भाई इसकी, तो साइज देख लिया हमने, डिमिनिश्ड भी हो सकता है, ठीक है, वर्चुअल है, और इसके बाद हमेशा कैसी इमेज देगा आपको, इरेक्ट इमेज देगा, क्योंकि स्पून को अगर आप उल्टा करके देखोगे, ठीक है, तो आप सीधे दिखाई दोगे। तो इसके ये केसेस हैं और इसके इतने सारे केसेस हैं जो कि डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पर हो, आपको डिमिनिश्ड इमेज ही वो देगा, और साथ ही साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए, तो अब ये बनती कैसे हैं भाई, ये तो मैडम ने सिर्फ बता दिया कि स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं और इनके ये सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर।
अब इसमें हम पहले कॉनकेव पढ़ेंगे फिर कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले क्या ज़रूरी है, उससे पहले ज़रूरी है कि हम टर्म्स को पढ़ लें। ठीक है, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स पढ़ने के लिए अगर आप हायर क्लासेस पे जाओगे तो आपको क्या ज़रूरी है कि आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, या फिर अपने को ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, तब जा कर के हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। या फिर अगर बिल्कुल इनिशियली देखें तो जोड़ना घटाना तो आना ही चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखना है तो हमें उसकी सारी टर्म्स सीखना पड़ेगी ना। ठीक है, 1 2 3 सीखी थी ना, उसी तरीके से अपन को यहाँ पर इसके सारे टर्म्स इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं ये समझने पड़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या टर्म यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि एक सर्कुलर सा ग्लास है या स्फेरिकल सा ग्लास है, जिसमें से हमने स्फेरिकल सा ग्लास है उठा हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको बीच में से कट किया है और फिर हमने दो अलग अलग से मिरर बनाए हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक बनाया हमने कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, अगर आप सर्किल या स्फेयर बनाते हो तो बीच में आपको क्या लेना पड़ता है? सेंटर। ठीक है, और इसी सेंटर से हमने कट लगाया था, अभी देखो फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसी सेंटर से हमने बीच में से कट लगा करके, ठीक है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। दैट मीन्स कि दोनों ही मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ से लिया आपने? इस हिस्से को लिया और अंदर के हिस्से को मैंने पॉलिश कर दिया, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा? ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव को आपने यहाँ से लिया इस पोर्शन को और इसे आपने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। तो ये जो मिरर बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा ये। क्लियर है? इसको और अच्छे तरीके से बना देते हैं, ये रहा और ये। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, स्फेयर का वो सेंटर जिसकी मदद से हमने स्फेरिकल मिरर को अलग अलग किया है। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, जिससे हमने स्फेरिकल मिरर को अलग अलग किया, पार्ट किया है, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर होता है पोल। ठीक है, फिर क्या होता है? पोल। तो हमारा ये जो मिरर बना है, जो हमने काट के अलग कर दिया है, उसका बिल्कुल बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। इसका पोल ये है, इसका पोल ये है, ये जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये बीच में यहाँ ये पोल और इसका पोल ये। ठीक है, सो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और मिरर सेंटर। ठीक है, ये तो मिरर सेंटर होता है या फिर मिरर के अपर्चर का मिड पॉइंट। ठीक है, अपर्चर क्या होता है? तो ये जो हिस्सा है ना, ये, इसको आप क्या कहते हो? मिरर का अपर्चर। इस अपर्चर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। ठीक है, दोनों चीज समझ गए। प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या बारी आती है? प्रिंसिपल एक्सिस की। तो सी और पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, हमने मानी हुई है कि भाई इन दोनों के को जोड़ी हुई लाइन एक होती है। द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, वो इमेजिनरी लाइन विच रन्स थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलती है, को जोड़ती है, को मिलाती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? चलिए, तो ये तीन टर्म्स तो आप सीख गए। आगे चलते हैं, फोकस। ठीक है, अब फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। जैसे अगर इस डायग्राम को समझ रहे हो अभी तक, तो इसको देखो, यहाँ पे फोकस क्या होगा? एकदम बिल्कुल इनके बीच में, एफ। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? फोकस। ठीक है, अब फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की और पोल की दूरी जो है वो बराबर होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ की, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है?
सी से एफ तक की या फिर एस से पी तक की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, एंड इट इज हाफ द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो ये है आपका क्या, एक तरीके से स्फीयर, सर्कल, क्लियर। अब अगर इसकी रेडियस है तो रेडियस कहाँ है, ये। ठीक है, अब इसको क्या मैं बोल रहे हो, फोकल लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, हाफ द रेडियस। ठीक है, हाफ द रेडियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ तक की है, और यहाँ तक की लेंथ अगर रेडियस की होगी तो वो क्या होगी, r/2 होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ इज r/2, जो रेडियस होगी उसकी हाफ होती है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होती है, C से F तक का और F से P तक का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकस इज द पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। एंड वन मोर थिंग, where parallel rays meet or appear to meet after reflection, it is the point। ठीक है, इसका यूज क्या है, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है, वो ये है कि जितनी भी पैरेलल रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट कैसे होंगी भाई, आपकी स्मूथ सरफेस पर लाइट गई और फिर वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो इस पॉइंट से होकर ही ये जाती हैं। ठीक है, तो इट इज द पॉइंट वेयर द पैरेलल the light rays which are parallel to principal axis are reflected back। ये वो पॉइंट है जिससे कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जाती हैं इस पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि वेयर पैरेलल रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका F, तो क्लियर है। चलिए अब है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल, फोकस का पोल से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोकस का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, एंड इट इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सी से लेकर के यहाँ तक की दूरी रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ये हाफ होता है। ठीक है, क्योंकि भाई बीच में है तो ये r/2 ही होगा, है ना। ये भाई हमारा सेंटर है, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया नहीं है अभी हमने। ठीक है, ये आपका C है, यहाँ पर है P, ये है आपका F, तो फोकल लेंथ क्या बोल रहे हैं, F से P तक की दूरी, और ये क्या होगी, ये अगर R है तो ये क्या हो जाएगी, r/2। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल एंड इट इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्लियर है, तो हमने ये सारी टर्म्स तो सीख ली, है ना। अब बारी आती है कि स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर में ये जो दो मिरर है ना, एक होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर और एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। अब पहले कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को समझोगे तब जा करके आगे की चीज़ें याद होंगी और समझ में आएंगी। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, सारी रिफ्लेक्टेड लाइट को एक किसी पॉइंट पर ला करके मिलाना। डाइवर्ज का मतलब होता है डायरेक्शन में इधर उधर रिफ्लेक्शन के बाद चले जाना। कन्वर्ज मतलब एक जगह पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, डाइवर्ज मतलब रिफ्लेक्शन के बाद इधर उधर पहुंच जा रही हैं। तो जो कन्वर्जिंग मिरर है वो है कॉनकेव। तो कॉनकेव क्या करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को एक पॉइंट पर लेकर के आता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया क्या, कि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर के एक ही पॉइंट से जाएंगी। मतलब जितनी भी पैरेलल है, अब हम ऑब्जेक्ट है, हमारे ऊपर अलग अलग लाइट रेज आ रही हैं, कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के अगर मिरर के सामने खड़े होंगे तो वो पैरेलल होंगी, बहुत सारी होंगी, ठीक है, कुछ हमारे सेंटर से जाएंगी, है ना। तो जो पैरेलल जितनी भी जा रही हैं वो सब कहाँ कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर जाकर के, क्योंकि फोकस से होकर के जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका कॉनकेव मिरर और इट इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में देखो यहाँ पर लाइट रेज आई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से चली जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो ये डाइवर्ज करती हैं, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर।
अब एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, इनका कहाँ का यूज है? तो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज द रिफ्लेक्टर ऑफ द टॉर्च, डेंटिस्ट मिरर एटसेट्रा. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सोलर फर्नेस. ठीक है, अब जो कॉन्केव मिरर है उसका यूज कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये कॉन्वर्ज करता है. ठीक है, एक जगह पर फोकस करेगा, तो इसलिए हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं, टॉर्च में करते हैं. ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ देखनी है ना, टॉर्च कैसा करता है, जैसे आप टॉर्च को ऑन करते हो तो आपको लाइट रे अंधेरे में दिखाई देती है ना, ऐसी दिखती है. ठीक है, और वो एक ही जगह पर आपको फोकस होता दिखाई देता है. ऐसा तो नहीं कि जैसे टॉर्च को ऑन किया तो जैसे आपकी ट्यूबलाइट करती है एकदम पूरे कमरे में उजाला ही हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है. टॉर्च में क्या होता है, एक डायरेक्शन में लाइट जाती है, तो वो क्या हो गया आपका कॉन्वर्जिंग मिरर का एग्जाम्पल, या कॉन्वर्जिंग लेंस जब आगे आप पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल. साथ ही साथ डेंटिस्ट जो मिरर का यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट जब आपके टीथ चेक करते हैं तो उनको जूम्ड इमेज देखनी होती है, तो अब वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं. शेविंग में जो मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, और सोलर फर्नेस में भी हम इसका यूज़ करते हैं. सोलर फर्नेस क्या होता है, तो ये सोलर फर्नेस एक बिल्डिंग है. ठीक है, किसी एक कंट्री में बनी हुई है. ये सोलर फर्नेस का काम क्या होता है कि क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो सारी लाइट रेस को इकट्ठा करेगा और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. उस हीट का यूज़ हीट फर्नेस की तरह हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए. 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ये हीट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो सोलर फर्नेस में हम इसका यूज़ करते हैं. कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज एज अ रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर जो आपकी कार वगैरह में लगा रहता है, व्हीकल में लगा होता है, वहाँ पर रियर व्यू मिरर की तरह. और ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेफ्टी मिरर, रोड सेफ्टी मिरर्स. रोड सेफ्टी मिरर्स मतलब कि जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि साइड में अगर हमें देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीट से या रोड से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं और हम एक टर्न पर अगर हैं तो उस टर्न के बीच में हम एक मिरर लगा देते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यार वहाँ से गाड़ी आ रही है, तो हम समझ जाते हैं. ठीक है, रोड सेफ्टी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. अब भाई ये तो हम समझ गए एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर से. अब बारी आती है इमेज फॉर्मेशन की. तो अब अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो अब सबसे पहले ना हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव की मिरर की मदद से, ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है, ठीक है, ये कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है, ये अब चलिए फटाफट से हम देखते हैं. अब देखिए कॉनकेव में क्या होता है ना, डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा खेल हो जाता है ना. तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पोजीशंस. ठीक है, मिरर के साथ में ऑब्जेक्ट की क्या क्या पॉसिबल पोजीशंस हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे. तो आप याद रखिए कि हम इसको 5 और एक और, ठीक है, 5 + 1, 5 + 1 इतनी पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसके साथ इसका इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं. सबसे पहला एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब कि कहीं पर भी, दूर. ठीक है, फिर होता है एक बियॉन्ड सी. ठीक है, मतलब सी के पीछे कहीं भी, और इन्फिनिटी मतलब सी के जस्ट पीछे ना होकर के और दूर कहीं पर. ठीक है, एक पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या होगी, एट इन्फिनिटी, एक हो जाएगी बियॉन्ड सी. ठीक है, इसको यहाँ और क्लियरली लिख देते हैं, ये आपको याद रखनी है ना. इतनी इतनी पोजीशंस पर हम ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे. पहला है एट इन्फिनिटी, दूसरा क्या है, बियॉन्ड सी. क्लियर है. फिर एक और होता है एट सी, जो थर्ड वाली पोजीशन है. ठीक है, फिर है बिटवीन सी एंड एफ. क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ. और एक होता है एट एफ. ठीक है, और जो लास्ट वाली है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो होती है बिटवीन एफ एंड पी. ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले बनाएंगे इस तरह से कॉनकेव मिरर. ठीक है, कैसे बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पर बना के बता रही हूँ ताकि आप भी इसको डिज़ाइन कर लें. ये तो हमने एनिमेशन का यूज़ किया है समझाने के लिए, बट आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले भाई इस तरह से मिरर को बना लें. ठीक है, उसके बाद एक लाइन खींचे प्रिंसिपल एक्सेस, फिर बीच में आप एक पॉइंट बना दीजिए. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बना दीजिए, एक पॉइंट यहाँ. तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा आपका फोकस, और ये हो जाएगा पोल. ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप नंबर चालू कर दो. 1 2 3 को लिखो सी के ऊपर, 4 को लिखो सी और एफ के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, सी और एफ के बीच में. 5 को लिखो एफ के ऊपर. ठीक है,
अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना, अब ये क्या है 1 2 3 4 5, ये आगे समझाते हैं। पहले आपने क्या किया, ऐसी इमेज बना ली और ये नंबरिंग करके डाल लेना, अपनी अपनी कॉपी पे बना लिया, वेरी गुड। अब इसको मैं रफ करती हूँ, हम यहाँ से समझेंगे। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं एट इन्फिनिटी। आपको ना हर एक केस का डायग्राम जो है वो अलग अलग बनाना होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो चलिए इन्फिनिटी पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इस केस में हमें कैसे इमेज मिलेगी। अब हमें उसके पहले एक रूल समझना पड़ेगा, रूल फॉर ड्राइंग द डिफरेंट इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजिशन। तो देखो छोटे छोटे से रूल हैं, फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहला रूल ये है, क्या है ना, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आसान आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन हम किसी को छोड़े ना। रिवीजन हम कर रहे हैं, लेकिन हमको सारी चीज़ों का रिवीजन होना चाहिए। अगर कोई भी लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, तो वो कहाँ इंसिडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है अगर इंसिडेंट रे, तो वो किससे रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होती है फोकस से। ये पहला रूल है, फर्स्ट रूल याद हो गया, बना लो इसको फटाफट से, ठीक है। क्या करना है कि जो भी इंसिडेंट रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के किससे जाएंगी, एफ से जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ये तो पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल उल्टा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया सी एफ और सॉरी सी एफ एंड दिस वन इज पी, ठीक है। अब अगर जो रेज क्या कर रही है, एफ से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो वो कैसी रिफ्लेक्ट होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रेज जो हैं वो फोकस से इंसिडेंट होती हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, वो रिफ्लेक्ट होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा रूल है, क्लियर हो गया। चलो, अब अगर लाइट रेज जो हैं वो इस तरह से आती हैं, ठीक है, ये फिर से बना देते हैं अपन, पी सी एफ, ये थर्ड रूल है, ठीक है। अगर पोल पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो उसी से ही रिफ्लेक्ट होंगी, पर कैसे, विद सेम एंगल, क्योंकि हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जितने एंगल के साथ ये इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल के साथ क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल, ठीक है। अब आ जाइए आप फोर्थ रूल पर। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे रूल्स को ना डायग्राम के फॉर्म में बना करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक और क्या है, सी एफ पी। अगर कोई इंसिडेंट रे सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होंगी, उसी से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो सी से आ रही है वो सी से ही वापस जाएंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से वापस जाएंगी। ये हो गया आपका चौथा रूल, ये समझ गए आप। चलो, अब अपन चलते हैं हमारे कॉनकेव मिरर पर। अब कॉनकेव मिरर पे हमें अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग डिस्टेंस पर देखना है कि इमेज कैसे बनती। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने 5 पोजीशंस बना लिए, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एंड एट एफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ठीक है। तो हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रे की जरूरत पड़ती है, 2 रिफ्लेक्टेड रेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक लाइट रे इस तरह से इस पर पैरेलल जा रही है, ये यहाँ से पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्ट कहाँ पर होंगी, तो हमने आपको बताया था अभी रूल के फॉर्म में कि जब भी आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। तो ये देखिए, ये जो लाइट रे है अगर इसके साथ पैरेलल है तो ये फोकस से ही जा रही है, आप एनिमेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं। अब इस केस में इमेज कैसे बनती है, तो यहाँ पर तो कोई इमेज मैम ने बनाई ही नहीं है। अगर ये तो इमेज कहाँ बनाते हो, पहली चीज तो जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मीट करती हैं। तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, ठीक है।
पॉइंट साइज सी एक इमेज यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी, इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रही है क्योंकि बहुत पॉइंट साइज है, ठीक है, जो कि कैसी होगी, रियल। रियल मतलब कि स्क्रीन पर आप उसको ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, अगर ये बॉटल ऐसी है तो ये उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये होगा पहला केस। तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको कैसी इमेज उसकी मिलेगी, तो आपको उसकी जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, ठीक है। अब भाई हमने ये ऑब्जेक्ट को उठाया और इसे थोड़ा सा मिरर के और पास रख दिया, मतलब अब हमने उसको रख दिया सेकेंड पोजीशन पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट 2, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, क्या बोलेंगे हम इसे, बियॉन्ड सी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमने मान लिया एक लाइट रे यहाँ पे जा रही है और एक जो लाइट रे है वो इससे फोकस से जा रही है। जो लाइट रे पैरेलल जा रही है एक्सिस के, ठीक है, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो होगी फोकस से रिफ्लेक्ट। और जो लाइट रे अगर आपके फोकस से होकर जा रही है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से। अब जरा ये देखिए कि ये दोनों लाइट रे कहाँ जाकर के मीट कर रही हैं, ये यहाँ पर मीट कर रही हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो फोर्थ पोजीशन यहाँ पर अपने बनाया उसके यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कैसी मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब काफी छोटी, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी रियल, डिमिनिश्ड, देख लीजिए, फिर से इसको एक बार समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो जब लाइट रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये कैसी जाएगी, फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाएगी, यहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट केस पे। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, उस केस में क्या होगा, ये फिर से हमने दो लाइट रे बनाई, वही कंडीशन, कहाँ मिल रही है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। तो भाई जहां अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी जो इमेज है वो भी वहीं बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, रियल एंड सेम साइज की बनेगी, जितना साइज है उसी साइज की आपको इमेज दिखाई देगी। फोर्थ, अब फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है आपकी फोर्थ पोजीशन पे, मतलब कि सी और एफ के बीच में, तो उस केस में देखो क्या होगा, अब ये फोकस से इधर जाएगी तो अपनी अलग ही रे चली जाएगी। अपन ने दो रे मान ली, ठीक है, कोई भी दो रे पकड़ ली हमने, जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई रे इस पे से नहीं जाएगी, जा सकती है, ठीक है। हमने दो रे मान ली, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक पोल से होकर के जा रही है। तो जो पोल से होकर के जाएगी, ठीक है, वो जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर ही वापस रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये देखिए, ये तो पैरेलल है तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और ये पोल पर जा रही, तो जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही उतने से ही रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये कहाँ जाकर के मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, इतनी दूरी पर, ठीक है। इस केस में ये जो आपको इमेज दिखाई देगी वो इमेज आपको कैसी दिखाई देगी, तो इस केस में जो इमेज है वो आपको रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसी दिखा रही है, बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो बिटवीन C एंड F अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज एनलार्ज्ड होगी, रियल नहीं, हाँ रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब है फिफ्थ पोजीशन, दैट इज F पर। एट F, अगर F पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अगर लाइट रे इस तरह से जाती है तो ये कहीं पर मीट करेगी, कहाँ जाकर के, कहीं इन्फिनिटी में जाकर के मीट करेगी, क्योंकि अगर देखोगे तो ये पास में दिखाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं जाकर तो ये मिलेंगी। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर कहीं जाकर के बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। हाईली एनलार्ज्ड आपको मिलेगी कहीं इन्फिनिटी में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है। अब भाई सारी ही केसेस में आपको कैसी इमेज मिली, दो चीज कॉमन मिली, एक तो रियल, दूसरा इन्वर्टेड, ठीक है, और पोजीशन के हिसाब से, लेकिन साइज कैसा था, अलग अलग था, ठीक है। तो जितना पास आप मिरर के आते जाओगे तो कैसी इमेज होती जाएगी, बड़ी इमेज होती जाएगी। कैसे याद रखोगे, शेविंग मिरर या मेकअप वाला जो मिरर होता है उससे याद रखो, जितना पास देखोगे उतना ज्यादा आपको जूम आपकी इमेज दिखाई देती। तो जितना पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज जो है वो आपको दिखाई देती है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना छोटा
इमेज। चलिए अब भाई एक लास्ट केस और उसके बाद एक ट्रिक मैं आपको याद रखने के लिए, या जैसे एग्जाम टाइम में क्या होता है हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यही इमेज बनेगी, है ना, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है वो बताऊंगी, लेकिन एक लास्ट केस और समझ लो। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बीच में है, P एंड F के बीच में, क्या पोजीशन है, बिटवीन P एंड F, तो कैसी इमेज बनेगी। अब देखो यहां से आई पैरेलल, तो क्या होगी भैया, पैरेलल है तो F से होकर के जाएगी। अगर ये आपके पोल से होकर के जाएगी तो क्या होगा, सेम एंगल से। अब ये देखो इनका डिस्टेंस ना रिफ्लेक्शन के बाद बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं मिलेगी आगे जाके। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बना लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया, तो यह यहाँ पर मिलेगी। तो ये वो ऐसा केस है जहाँ पर कहानी बदल जाती है। इस आखिरी केस में बिटवीन F और P में हमें क्या होता है, हमें जो इमेज मिलती है वो पूरा अलग तरीके की मिलती है। अभी तक हमें रियल इमेज मिल रही थी, लेकिन अब वर्चुअल मिलेगी, इन्वर्टेड मिल रही थी लेकिन अब सीधी मिलेगी। ठीक है, और कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी, काफ़ी बड़ी होगी, जैसे आप एनिमेशन में देख सकते हो। ठीक है, इमेज कैसी है, बड़ी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से भाई हम सारे केसेस समझ गए कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये एक चार्ट जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको अवेलेबल है कि किस पोजीशन पे कहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज बनेगी और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए क्या करें, इसको याद रखने के लिए अब एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना करके बताती हूँ। चलिए तो देखिए, मान लीजिए कि यह है आपका कॉनकेव मिरर, किस पोजीशन पे कहाँ इमेज बनेगी, अगर इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है तो इस ट्रिक को देख लो, याद रहेगा। CFP, अब गिनती लिखना चालू कर देना। ठीक है, 1 2 3, 3 किस पे आना चाहिए, C के ऊपर, 4 C और F के बीच में और 5 F के ऊपर। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा है, अब अपोजिट लिखना चालू कर दो। यहाँ पे लिख दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो मैडम, मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट 1 पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, F के नीचे। अगर ऑब्जेक्ट 2 पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, F और C के बीच में, 4 के नीचे। अगर ऑब्जेक्ट 3 पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, 3 के नीचे ही। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो 4th नंबर कहाँ है, 2 के नीचे, मतलब यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका F पर है, तो कहाँ पर इमेज बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो देखो ये इन्फिनिटी वाली पोजीशन है ना, तो ये ट्रिक है याद रखने की, याद रख लीजिएगा। और इस हिसाब से आपका आंसर आप जब लाइट रे को मीट कराओगे तो प्रॉपर तरीके से आप उसको मैच कर लेना। क्लियर है, चल तो यहाँ से हमने आपको बता दिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये है एक इन शॉर्ट चार्ट कि किस पोजीशन पे कहाँ पर इमेज होती है और किस तरीके की इमेज का साइज होता है और नेचर क्या होता है। ठीक है, अब भाई हमने कॉनकेव के बारे में तो पढ़ लिया, अब बारी है कॉन्वेक्स मिरर की। तो जब हमने आपको कॉन्वेक्स की स्टार्टिंग करी थी तो हमने क्या बताया था कि इसमें जो इमेज है वो कैसी बनती है, इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट और कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो चलिए इस चीज़ को अपन कर लेते हैं चेक। तो अब भाई कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों में ही हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जो रूल हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब जैसे हमने कॉनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशंस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी हम 2 पोजीशंस को ध्यान में रखेंगे। पहली पोजीशन जो होगी वो होगी एट इन्फिनिटी। ठीक है, और एक जो दूसरी पोजीशन होती है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होती है। ठीक है, अब आपको याद दिला दें कि ये पोल क्या है, अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले। तो देखिए ध्यान से कि कोई भी आपका मिरर हो, ठीक है, स्फेरिकल मिरर हो, तो वो किस तरह से मिलकर के कैसे बना हुआ है। हमने ये कंसिडर किया है कि ये है हमारा एक स्फीयर। ठीक है, इसके सेंटर से जब मैंने इसे कट किया तो एक पार्ट को हमने कॉनकेव में कन्वर्ट कर दिया और एक पार्ट को हमने कॉन्वेक्स में कन्वर्ट कर दिया। हमने इस पार्ट को अगर कलर किया तो ये हमारा
केव बन गया, और इस पार्ट को जब हमने कलर किया तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है, तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो सेंटर कहाँ है? इस पॉलिश्ड सरफेस के पीछे की तरफ। तो सेंटर कहाँ है हमारा? ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन पूछा जाए, तो पहले तो आप एक कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, और बनाइए फिर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्योंकि हमने देखा कि ये स्फीयर के किस साइड पर है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस मिरर के पीछे की तरफ है, पॉलिश्ड सरफेस के पीछे है, इसलिए हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब पोल कहाँ पर होगा? मिरर के अपर्चर के मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट है अपर्चर का। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका पोल। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? फोकस। ये कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर, ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इन दोनों में ही ये जो पॉइंट है इसका काम क्या है? जितनी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, इंसिडेंट रे सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट से होकर के जाती है। ठीक है, तो फोकस वो पॉइंट है। ठीक है, और फोकस कहाँ पर होता है? बिल्कुल बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये कर्वेचर रेडियस के हाफ होता है, r/2 पर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये हमारी रेडियस है तो इसके हाफ पर, r/2 पर ये जो आपका फोकस है ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए, अब ये दोनों चीज़ें तो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव में किस तरह से होगा। ठीक है, चलो, तो हमें क्या करना है? 2 कंडीशंस मानना है। जैसे हमने कॉन्वेक्स में कितनी कंडीशंस ली थी? 6 कंडीशंस ली थी, क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? जिसमें बहुत सारी तरीके की इमेज फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। बट कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केसेस हैं, एक ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा हो और एक ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस पर हो, मतलब कि इन्फिनिटी पर ना हो करके इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इन्फिनिटी पर है। ठीक है, अब इन्फिनिटी के केस में हम ये देखते हैं कि कैसी इमेज हमारी इस पर बनेगी। ठीक है ना, तो चलिए, यहाँ से ये गया, ओके, और एक पैरेलल एक्सिस पे यहाँ से लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएंगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चली जाएंगी, क्योंकि भाई पीछे तो पॉलिश्ड सरफेस है, इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद वहीं के वहीं वापस निकल जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं? इसको वर्चुअली मिलाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रफली डिज़ाइन कर रही हूँ, आप इसको प्रॉपर करेंगे तो ये आपको फोकस पे बनती हुई दिखेगी। किस पे बनती हुई दिखेगी? फोकस पे बनती हुई, जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये फोकस पे मिलती है तो कैसी इमेज बनाती हैं? ये बनाती हैं वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। ये हमारे किस केस में है? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर प्रेजेंट हो। तो कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज। कहीं इन्फिनिटी पर अगर है, ठीक है, तो कैसी इमेज करेगी? ये मान लीजिए हमने 2 रेज यहाँ पर ले ली, एक है हमारी ये और दूसरी है ये। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी? इस तरह से चली जाएंगी। फिर जब आप उसे वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये फोकस पे जाकर के मिलेंगी, और फोकस पे जो इमेज है वो कैसी बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो अपना पहला केस हो गया। अब दूसरी पोजीशन क्या है? यहाँ पर ये जो ड्रॉ है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और किसके बीच में हो? पोल के बीच में प्रेजेंट हो। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इस केस में आपकी इमेज कहाँ बनेगी? तो देखिए, एक मान लेते हैं ये वाली रिफ्लेक्टेड रे को हम पकड़ लेते हैं, और एक ये रे को जो कि कहीं पर भी जा रही है। ठीक है, तो जो आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, ठीक है, वो कहाँ जानी चाहिए? तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि ये भाई कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा? इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रे कहीं पर भी जा रही है, इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो ऐसे सारी रेस के रिफ्लेक्शन को देखने के लिए क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि इनका एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ से तो ये इंसिडेंट भी हो गई और रिफ्लेक्ट भी हो गई, कहानी खत्म हो गई क्या? नहीं। अब हम इसमें देखते हैं कि इमेज तो हमें मिलती है, तो इसका मतलब कैसे मिलती है? बिहाइंड, अपन इसको देख लेते हैं, बिहाइंड द मिरर। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? वर्चुअली पीछे की तरफ अपन इसको बढ़ा देते हैं।
ठीक है, इसको यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है, और इसे अपन ने यहाँ से बढ़ा दिया। तो मतलब कि इमेज आपको कहाँ मिल रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज आकर के मिलती है उस पॉइंट पर हमारा जो इमेज है वो क्रिएट होता है। तो इस केस में आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट होगा, देखिए सीधा ही है इमेज, ठीक है, और साथ ही साथ कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा होगा पर डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के केस में याद रखिएगा कि दो ही हमारी पोजीशंस हम लेते हैं ऑब्जेक्ट की और दो ही केसेस होंगे। जैसे पहला है इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहाँ पर होगा इमेज, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। अभी हमने बताया था आपको फोकस पर इमेज बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड या फिर अपन इसे क्या कह सकते हैं, पॉइंट साइज्ड, क्लियर है। और इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मतलब कि जो आपकी इमेज है वो कैसी आपको दिखाई देगी, कैसी उसका वो जो नेचर है वो कैसा है, तो वर्चुअल है, रियल नहीं है, मतलब कि हम उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, हमने कौन सी पोजीशन ली, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी और जो हमारा मिरर का पोल था उसके बीच में हमने इमेज को कंसिडर किया, तो उस केस में हमारी इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ एंड बिहाइंड द मिरर। पी और फोकस के बीच में हमारी इमेज क्रिएट हो रही है और मिरर के पीछे ही बनेगी। देखिए याद रखने का तरीका है, कॉन्वेक्स में सारी ही इमेज मिरर के पीछे ही बनती है, तो इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होती है, लेकिन कैसी होती है, उसका साइज बस दोनों में चेंज हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट पर है तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, अगर इनफाइनाइट और पोल के बीच में है तो वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज से थोड़ी बड़ी, लेकिन बिल्कुल लगभग गायब के समान ही मान लीजिए, ठीक है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों ही केसेस में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से देख लिया कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस किस पोजीशन में हमें कैसी कैसी इमेज मिरर पर दिखाई देती है, ठीक है। मिरर के सामने कब दिखाई देती है, मिरर के पीछे कब दिखाई देती है, इन दोनों ही केसेस को हमने समझ लिया, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके एप्लीकेशंस बताइए, यूजेस बताइए, बहुत डिटेल में बताइए, तो फटाफट से हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सबसे अच्छा जो यूज़ है जो आप याद रख सकते हो वो ये है कि कॉन्वेक्स को याद रखिए कि हमारी गाड़ियों में यूज़ होता है, हमारे व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि अभी अपन ने जब इमेज फॉर्मेशन देखा तो क्या देखा कि कहीं इनफाइनाइट पे अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो वो आपको उसमें दिखाई पॉइंट साइज दिखती है, थोड़ा सा अगर वो पास में है तो आपको उसकी एक प्रॉपर इमेज दिखती है। तो ऐसा मिरर अगर कहीं ऐसे जगह लगा हुआ जहाँ पे एक बड़ा सा एरिया उसको कवर करना है तो वो पूरा उस मिरर के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। और इतने बड़े जो आपका एरिया है उसके पॉइंट साइज की जो इमेज है वो उस मिरर में तो हमें दिखाई देगी ही देगी, इतना बड़ा अगर इस मिरर में आ रहा है तो वो उसके लिए पॉइंट साइज ही हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एज अ साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ व्हीकल कमिंग बिहाइंड फॉर सेफ ड्राइविंग। इट इज यूज्ड एज द रिफ्लेक्टर्स इन द स्ट्रीट लैम्प, और ये रिफ्लेक्टर की तरह भी स्ट्रीट लैम्प में यूज़ किया जाता है। अब आपने स्ट्रीट लैम्प जो लगे होते हैं उनको देखा होगा कि आप एक लैम्प लगा होता है लेकिन जो लाइट है वो फैली हुई आपको नजर आती है, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ सर्विलेंस मिरर, ठीक है, सर्विलेंस मिरर की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को भी बनाने के लिए हम इनका ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का तो यूज़ आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जगह पर है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं और उसको जूम्ड इमेज देखनी है आपके टीथ की तो वो फिर कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बर्निंग मिरर मतलब कि ये जो आपके फर्नेस होते हैं, ठीक है, सनलाइट फर्नेस जो होते हैं वहाँ पर जो मिरर का यूज़ होता है वो भी कौन सा है, वो भी आपका कॉनकेव मिरर है। साथ ही साथ ये टॉर्च की में भी इसका हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, सारी लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है सारी रिफ्लेक्टेड रेज को, इसलिए हम इसका यूज़ टॉर्च में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं और कार की हेडलाइट में करते हैं। कार की हेडलाइट में क्यों किया जाता है कि भाई देखिए अगर लाइट ऑन किया आपने, ठीक है, और आप किसी अंधेरे रास्ते से जा रहे हैं तो आपको सामने से सड़क पर फोकस होना चाहिए। आपकी लाइट अगर पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी तो आपको फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस फोकस के लिए हम कार की ये जो आपकी लाइट है, ठीक है, हेडलाइट्स जो होती हैं उसमें हम
कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। आप कभी अंधेरे में देखना तो आपको पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट दिखती हैं टॉर्च से निकलती हुई, ठीक है। तो वो किसके कारण होती हैं? वो कॉनकेव मिरर के कारण ही होती हैं। So they are often used as shaving mirror to see a large image of the face. The dentist use the concave mirror to see the large images of the teeth of the patient, and large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. अब ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि कहाँ पर ये जो आपका कॉनकेव मिरर है वो हम इन जनरल हमारे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। बट सोलर फर्नेस क्या है, ये एक बार मैं आपको चीज़ बता देती हूँ। सोलर फर्नेस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जो हीट है ये सोलर फर्नेस की मदद से प्रोड्यूस की जा सकती है, जो कि इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से हमने कॉनकेव मिरर को समझा, कॉन्वेक्स मिरर को समझा। अब भाई एग्जाम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो इनका थ्योरी पोर्शन या फिर इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो भाई अगर आप कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं तो इनमें आपको दो तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। आपसे पहला पूछा जाएगा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। तो चलिए देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई मिरर फॉर्मूले का क्या मतलब होता है कि देखिए, एक अगर आपका मिरर है, ठीक है, तो उसमें हमें तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और आपके मिरर की फोकल लेंथ। क्या क्या बताया हमने? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और आपकी फोकल लेंथ का मेजरमेंट। फोकल लेंथ कितनी है ये हर मिरर की अलग अलग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग साइजेस के मिरर हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इन तीनों की यूज़ से हम क्या करते हैं, एक मिरर फॉर्मूला बनाते हैं जिसकी मदद से हम, अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है और अगर हमें इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ पता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोला जाता है। तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो पोल से, कहाँ से? पोल से। मान लीजिए कि ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की पोल से जितनी डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे u से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? u से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, इसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे किसके बारे में, ये हमने बता दिया हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में। अब है v, इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस क्या होती है? तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। अब आपकी जो इमेज है वो कहीं पर भी बन सकती है, अगर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, दोनों के ही अलग अलग केसेस हैं। या तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज बनेगी मिरर के, या फिर मिरर के बिहाइंड बनती है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर। तो वो बात आगे करेंगे, बट अभी बस इतना जान लीजिए कि मिरर या फिर आपकी जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है। तो इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। u और v के बारे में समझ में आ गया। अब बारी आती है फोकल लेंथ की। तो हमने जब फोकस के बारे में पढ़ा था तो फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जिससे जितनी भी पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से होकर के जाती है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होती है? एफ और पी के बीच की जो दूरी है, या फिर अपन ये कहते हैं कि जो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ जो होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे, ये क्या कहलाता है? आपका फोकस, जिसकी वैल्यू क्या होती है? r/2, ठीक है, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसका लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? तो एफ और पी के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है? सो द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, है ना, क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो भाई मिरर फॉर्मूला अगर पढ़ना है तो आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। किस किस के बारे में? u, v और f के बारे में, ठीक है।
अब मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो हमें नहीं करना है इस बार, हमें सिर्फ उसका फॉर्मूला देखना है, तो हम फॉर्मूले पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f फोकल लेंथ है, v है आपकी इमेज की डिस्टेंस एंड u है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई। अब क्या ये फॉर्मूला हमेशा सेम होता है या फिर इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें हमें देखना पड़ता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमें यूज़ करना होगा। क्या है ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? अच्छा खासा फॉर्मूला था, इसमें हमें क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली में हमारे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जनरली कहाँ पर रखा होता है? अगर मान लीजिए कि ये मेरा मिरर है, मिरर ही है, ठीक है, तो इस मिरर के किस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? लेफ्ट साइड पर, है ना। अब इमेज कहाँ बनती है? इमेज जो है वो कहीं पर भी बन जाती है, एक तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मिरर पर और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स है तो कहाँ मिलेगी इमेज? वो आपको बिहाइंड द मिरर राइट हैंड साइड ही मिलेगी। ठीक है, और अगर कॉन्केव मिरर है तो क्या होता है, या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज मिलती है या फिर कहाँ मिलती है? राइट हैंड साइड पर। तो क्या हमेशा मिरर फॉर्मूला सेम होगा? फॉर्मूला सेम होगा, बस उसमें जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अब ये होती है आपके डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना भी आपका लाइट रे है, ठीक है, समझिएगा, जितनी भी आपका लाइट की डायरेक्शन है वो कैसी होती है? वो जाती है लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी इमेजेस है या फिर जो हमारा हम जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या लेंगे? वो हम लेंगे, बताते हैं, रुकिए, वो हम लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे? क्या मैम क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया? तो चलिए फिर से समझ लेते हैं। देखिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझने से पहले, ठीक है, आप अब ये डायरेक्शन ऑफ लाइट और ये सब कॉन्सेप्ट को भी अभी रहने दीजिए। आप क्या करिए, इसमें एक छोटा सा आपका एक्स वाई एक्सेस बना लीजिए, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है। अब अगर मैं एक्स वाई एक्सेस की बात करूँ तो यहाँ पर क्या वैल्यू लेते हो आप? पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हो, यहाँ पर नेगेटिव लेते हो। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हो। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस और दूसरा चीज़ साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज हमें देखना होता है। क्या क्या देखना पड़ता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज और साथ ही साथ साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब अगर मिरर फॉर्मूला की बात करो तो उसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस देखना है। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो हमें साइज ऑफ इमेज देखना होता है। तो अभी अपन किसकी बात करेंगे? अभी हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, तो आप उसको कैसे लोगे? तो आप उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से नेगेटिव लोगे। क्यों? क्योंकि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, जितनी भी चीज़ें लेफ्ट साइड पर उसको हम क्या लेते हैं? उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हमारी राइट साइड पे उसे पॉजिटिव लेते हैं। भाई ऑब्जेक्ट किस साइड पर रखा हुआ है? लेफ्ट साइड पर, तो आप उसे क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर इमेज कहाँ बन रही है? अगर इमेज आपकी लेफ्ट साइड पे बन रही तो उसकी भी डिस्टेंस को P से कैसे लोगे? नेगेटिव लोगे। मतलब कि इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपका इमेज है उनका डिस्टेंस पोल से कैसा होगा? माइनस होगा। मतलब कि आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा इसे -1/u एंड -1/v, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्लियर है? अब बात होती है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? या तो आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो या तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता है या फिर नीचे होता है। ठीक है, इरेक्ट होता है या फिर इन्वर्टेड होता है। तो अगर ऊपर की तरफ आपका इमेज क्रिएट हो रहा है तो हम उसे क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और नीचे की तरफ बन रहा है तो आप उसे क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो अभी अपन मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो अपन सिर्फ अभी क्या देखते हैं? अभी हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? अभी हम डिस्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अगर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम उसकी डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली अगर इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो आप उसे क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम ये कॉन्सेप्ट पर चलते हैं तो फॉर कॉन्केव मिरर f इक्वल्स टू नेगेटिव एंड फॉर कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर f इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है,
कॉनकेव मिरर के लिए ये जो आपकी फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। ये कैसे देखा, तो भाई फोकल लेंथ की अगर अपन बात करें तो अगर मैं यहाँ पर आपके दोनों डायग्राम बना दूं, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, ये हो गया आपका P, ठीक है, और ये हो गई आपकी फोकल लेंथ, ठीक है, ये वाली। तो ये किस साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसलिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, कॉनकेव की हमेशा जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो फोकल लेंथ किस तरफ मिलती है आपको, यहाँ पर मिलती है, क्योंकि फोकस यहाँ है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए ये नेगेटिव रहती है। क्लियर हो गया। तो ये बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। मिरर फॉर्मूला is used to determine the distance of image from the pole and distance of object from the pole as well as to determine the focal length of mirror। ठीक है, बस 2 कन्वेंशन याद रख लो कि पहली चीज, अगर मिरर के लेफ्ट साइड पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों है तो उस केस में v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और u की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अगर आपकी इमेज जो है वो राइट साइड पर बन रही है तो आप u की इमेज u का साइन कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा v का साइन आप पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। और फोकल लेंथ कैसी होती है, दोनों की अलग अलग जगह होती है, एक की लेफ्ट साइड होती है, एक की राइट साइड होती है, कॉनकेव की लेफ्ट साइड होती है इसलिए उसको नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की राइट साइड होती है इसलिए हम उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव। चलिए, तो ये मिरर फॉर्मूला है, इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा, आपको हो सकता है f की वैल्यू दी हो और आपको u और v कैलकुलेट करना होगा, या फिर आपको v की वैल्यू दी होगी और u की वैल्यू दी होगी, f कैलकुलेट करना है, या व्हाटएवर, 2 में से 1 में से 2 चीज़ें दी होंगी और आपको तीसरा निकाल करके बताना है। चलिए, तो मिरर फॉर्मूला के लिए जो कन्वेंशन थे, तो इन अ स्फेरिकल mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance and the distance of the image from the pole of the, मतलब एक समराइज्ड वे में हमने एक शीट पर इसे लगा दिया। आप चाहे तो ये आपके स्क्रीनशॉट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना, जिसमें साइन कन्वेंशन भी दिखेगा, सारी चीज़ें डिटेल में भी है और ये आपका फॉर्मूला। अब है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो भाई मैग्निफिकेशन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उस इमेज के रिस्पेक्ट में कितनी मैग्नीफाइड है उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो वो कितना मैग्निफिकेशन है, वो कितनी मैग्नीफाइड है, उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट to which the image of an object is magnified with respect to the object size, कि कोई इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में कितनी मैग्नीफाइड है, इमेज साइज के, ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में कितनी मैग्नीफाइड है उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। It is expressed as the ratio of the height of the image to the height of an object। इमेज के की हाइट डिवाइडेड बाय या अपॉन ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसके रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, कि कितना, ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ, ठीक है, और सिंपल अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, द रेट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज इज मैग्निफिकेशन। या सिंपल मैग्निफिकेशन को अगर और सिंपल वे में लिखना है तो सिंपल लिख दीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल इतना भी लिखेंगे तो भी एग्जाम में आ जाएगा। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज देन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय, कैसे हो जाएगा, h डैश अपॉन h, ठीक है। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, भाई इमेज का और ऑब्जेक्ट का ये जो हाइट होता है, ठीक है, इमेज का और ये जो आपके ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उसके
रेशियो को हम क्या कहते हैं, उसके रेशियो को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं और इसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर इमेज का जो हाइट है वो h डैश है और ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने डिस्टेंस के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखे थे, वैसे ही हमें इमेज के केस में भी क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को देखना पड़ेगा। सो द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज v बाय u। ठीक है, क्या है भाई, ये देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ कहीं पर उसकी इमेज बन रही। तो ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है पोल से, उसे हम क्या कहते हैं, u कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस एक्सटेंट में देखा जाए और अगर अपन हाइट अगर इसकी h है और इसकी h डैश है, तो इस एक्सटेंट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं हाइट ऑफ या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर लिख रहे हो तो ये हो जाएगा v बाय u, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जैसा हमने वहाँ पर साइन कन्वेंशन लिया था, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर की तरफ जितने होंगे, क्योंकि अगर अपन एक्स वाई एक्सेस को देखें तो वाई एक्सेस में यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो जो भी चीज़ ऊपर है उसे आप पॉजिटिव ले लीजिए और जो नीचे की तरफ है उसे आप क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो एच डैश को आप नेगेटिव और एच को आप पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, सो the height of the object is taken to be positive। ठीक है, height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। क्योंकि principal axis के ऊपर ही object placed होता है, इसलिए इसकी height को क्या ले लेते हैं हम, इसलिए इसकी height को हम positive ले लेते हैं। The height of the image should be taken as positive for virtual images। virtual images के लिए तो positive होगी, ठीक है, कॉनकेव के केस में। बट अगर height है आपके वर्चुअल, मतलब अभी देखिए अगर ये वर्चुअल इमेजेस हैं तो आप उसको पॉजिटिव ले लें, ठीक, लेकिन अगर रियल इमेज है तो फिर वो अभी आके कहानी देखते हैं। हाउ इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। क्यों भाई, क्योंकि वर्चुअल इमेज किस साइड बनेगी, वर्चुअल इमेज अगर कॉनकेव का केस देखा जाए तो आपको कहाँ मिलेंगी, तो वर्चुअल इमेजेस जो हैं वो आपको कहीं पर भी मिल सकती हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगी, बेसिकली ये। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कहाँ पहुंच रही है हमारी, वर्चुअल इमेज जो है ये आपके राइट हैंड साइड पर पहुंच रही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। और रियल इमेज कहाँ पहुंच रही है, तो रियल इमेज जो है वो क्योंकि कॉनकेव के केस में नीचे ही कहीं पर ड्रॉ होती है, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, इसको आप नेगेटिव लेते हैं। एंड हाउ एवर इट इज टेकन टू बी नेगेटिव फॉर द रियल इमेज, मतलब रियल के लिए नेगेटिव और वर्चुअल के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनती है। A negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। A positive sign in the value of the magnification indicate that the image is virtual। और अगर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं किसे, हमारे पार्ट 1 को, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट 2। ठीक है, तो आई होप आपको पार्ट 1 ये जो हमारा वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको 6 to 12 तक के सारे ही सब्जेक्ट के ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CUET, नीट, JEE, AI, TET, इन सभी की भी ऑनलाइन प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।